दूसरा भाग स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। इसको वहीं से लेते हैं। बुंदेलखंड के चंदेल अपने आप को चंद्रवंशी मानते थे। उनके अनुसार वह चंद्रमा से पैदा हुए थे। पूर्व में यह पूर्व में प्रतिहारों के सामंत थे। स्थापना नन्नुक ने 831 ईस्वी में की। राजधानी खजुराहो। नन्नुक के पौत्र जयसिंह अर्थात जेजा के नाम पर यह प्रदेश जेजा भुक्ति भी कहलाया। यशोवर्मन इन्होंने 925 से 950 ईस्वी तक राज किया। चंदेल शासक यशोवर्मन ने खजुराहो का विष्णु मंदिर बनवाया, जिसे चतुर्भुज मंदिर भी कहा जाता है। यहीं पर उन्होंने प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर का भी स्थापना की थी। उसके बाद बने धंगदेव चंदेल। 950 से 999 ईस्वी तक इन्होंने किया। पहला स्वतंत्र चंदेल राजा जिसने महाराजा धीराज की जो है सो उपाधि धारण की, ठीक है। और जिसके शासनकाल में चंदेल संप्रभु शासक बन गए। यशोवर्मन के पुत्र धंग ने कालिंजर को अपनी राजधानी बनाई। धंग ने भटिंडा के हिंदू राजा जयपाल को सुबुक्तिगीन के विरुद्ध सैन्य सहायता भेजी थी और हिंदू संघ में शामिल हुआ। धंग ने खजुराहो में जिननाथ, विश्वनाथ, बैद्यनाथ आदि मंदिरों का निर्माण करवाया। उसके बाद विद्याधर चंदेल ये 1109 से 1129 ईस्वी तक राज किया। चंदेल का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक विद्याधर था, जिसने मुसलमान लेखक नंद और विदा भी कहते हैं। विद्याधर ने गजनी के विरुद्ध मैदान छोड़ने के कारण प्रतिहार शासक राज्यपाल का वध किया था। विद्याधर के कंदड़ीय महादेव मंदिर के स्थापित करने के लिए जाना जाता है। अंतिम शासक चंदेल का वंश का जो था शक्तिशाली शासक, वह परमर्दी देव था, जिसे के प्रसिद्ध सेना नायक अल्लाह और उदल थे। और इसी के समय में 1182 में महोबा पर पृथ्वी राज ने और 1203 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है सो कालिंजर पर अधिकार किया था। चंदेल शासक कीर्ति वर्मन के दरबार में प्रबोध चंद्रोदय के लेखक कृष्ण मित्र थे। इसके बाद जो है सो शुरू होता है मालवा के परमार, ठीक है ना। तो इसको जो है सो कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है। इसको भी ये भी जो है सो काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है। इसको कर लेते हैं। लोक कथाओं के अनुसार ऋषि विश्वामित्र ने वशिष्ठ के कामधेनु गाय को चुरा लिया था, ठीक है। और अपनी गाय को पुनः प्राप्त करने के लिए गुरु वशिष्ठ ने राजस्थान के माउंट आबू में एक यज्ञ किया था। इस यज्ञ में अग्नि के ऐसे नायक के रूप में उभरी जिसे अपनी गाय को पुनः प्राप्त कर लिया और उसका नाम परमार, दुश्मनों का कातिल रखा गया, ठीक है। और इसके जानने के स्रोत है परमार वंश का इतिहास जानने के लिए स्रोत उदयपुर प्रशस्ति और नव साहसांक चरित है। स्थापना सियक या श्रीहर्ष ने किया था। राजधानी उज्जैन, बाद में धारा बनी। इसके नेक्स्ट शासक थे बागपति मुंज, ठीक है। और ये 1972 से ये 972 से 994 ईस्वी तक रूल किया। उपाधि अमोघ वर्ष, पृथ्वी बल्लभ, श्री बल्लभ। और इसका समय काल परमाणु की शक्ति का उत्कर्ष काल माना जाता है। मुंज को कला साहित्य का संरक्षक माना जाता है और उसने धारा में एक तालाब, झील, मुंज सागर का निर्माण करवाया था। और मुंज की सबसे बड़ी शत्रुता चालुक्य नरेश तैलप द्वितीय से थी। मुंज ने तैलप को कुल 6 बार पराजित किया और लेकिन 7वीं बार तैलप द्वितीय ने उसे बंदी बनाया और उसकी हत्या कर दी। मुंज के समय में कभी पद्मगुप्त था। दशरूप के लेखक धनंजय मुंज के दरबारी थे। उसके बाद सिंधुराज, मुंज के बाद उसका छोटा भाई सिंधुराज शासक बना, ठीक है ना। पद्मगुप्त सिंधुराज का भी राज का भी रहा। लिखित नव साहसांक चरितम में सिंधुराज का
जीवन चरित्र का वर्णन मिलता है। उसके बाद प्रसिद्ध राजा वो हुए भोज, जो कि 1000 से 1055 ईस्वी तक जिन्होंने जो है सो शासन किया। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। भोज ने शाही शासक आनंद पाल को 1008 ईस्वी में महमूद गजनवी के विरुद्ध सैन्य सहायता दी थी। ठीक है। भोज ने उज्जैन की जगह धारा को राजधानी बनाया। भोज के शासन के अंतिम वर्ष में गुजरात के चालुक्य नरेश भीम प्रथम ने कलचुरी नरेश लक्ष्मीकर्ण ने एक संघ बनाकर मालवा पर आक्रमण किया। उसकी राजधानी धारा को खूब लूटा और इस युद्ध के दौरान भोज की मृत्यु हो गई। और उसकी मृत्यु पर एक कहावत प्रचलित हो गई कि आधारा निराधारा निर्लंबा सरस्वती, अर्थात भोज की मृत्यु से विद्या विद्वान दोनों अनाथ हो गए। भोज वैष्णव धर्मानुयायी था। उसने आदि वराह तथा प्रभास जैसी उपाधियां धारण की थी, जो उसको द्वारा चलाए गए चांदी के द्रम सिक्कों पर भी अंकित है। भोज को उसकी बुद्धिता के कारण कविराज की उपाधि दी गई। उसने चिकित्सा शास्त्र पर आयुर्वेद, सर्वस्व तथा स्थापत्य पर सम्रांगन सूत्रधार ग्रंथ लिखे। इसके अतिरिक्त उसने सरस्वती कंठाभरण, सिद्धांत संग्रह, योग सूत्रवृत्ति, राजमार्तंड, विद्या विनोद, युक्ति, कल्पतरु, चारु चर्चा एवं आदित्य प्रताप सिद्धांत की रचना की। उसने धारा में भोजशाला के रूप में महाविद्यालय की स्थापना की। इस महाविद्यालय में उसने बाग देवी की प्रतिमा स्थापित करवाई। ध्यातव्य है कि सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार में बाग देवी की मूर्ति की प्रतिकृति भी प्रदान की जाती है। कहा जाता है कि भोज की तपस्या से प्रसन्न होकर मां सरस्वती ने स्वयं दर्शन दिए थे। उसने भोजपुर नाम से नगर बसाया तथा भोजसर तालाब बनवाया। उसकी तुलना अक्सर विक्रमादित्य से की जाती है। राजा भोज का जो उत्तराधिकारी था उसका नाम था जयसिम्हा। 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। और उसके बाद जो है दिल्ली का इतिहास, दिल्ली इंद्रप्रस्थ के महाभारत काल में दिल्ली इंद्रप्रस्थ के नाम से जानी गई। 11वीं सदी में तोमर वंश के आनंद पाल ने दिल्ली की स्थापना की। इसे ढिल्ली के नाम से जाना जाता है। चाहमान नरेश सोमेश्वर के बिजोलिया अभिलेख के अनुसार तोमरों ने दिल्ली को चाहमान वंश के विग्रह राज बीसल देव चतुर्थ से छीन लिया। 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय की पराजय के बाद दिल्ली पहली बार तुर्कों के नियंत्रण में आई। गुलाम वंश के शासकों के समय में पालम बाउली अभिलेख 1276 ईस्वी में दिल्ली का एक अनन्य नाम योगिनीपुर मिलता है। अंग्रेजों ने 1803 ईस्वी में लॉर्ड लेक के नेतृत्व में पहली बार दिल्ली पर अधिकार किया। 1912 में ईस्वी में दिल्ली के पुनः राजधानी बनने से पूर्व अंग्रेजों ने कोलकाता को राजधानी के रूप में प्रयोग किया। दिल्ली का चाहमान वंश, ठीक है ना, ये जो है सो ये भी इम्पोर्टेंट है। मैं इसके स्थापक थे वसुदेव, 7वीं शताब्दी। प्रारंभिक इतिहास शाकंभरी अजमेर। संबंधित अभिलेख विग्रह राज द्वितीय का हर्ष प्रस्तर अभिलेख और बिजोलिया प्रस्तर अभिलेख, ठीक है ना। पूर्व में इस वंश के प्रारंभिक नरेश कन्नौज के प्रतिहार शासकों के सामंत थे। 10वीं शताब्दी के प्रारंभ में बागपति प्रथम ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर लिया। उसके बाद उसके पुत्र सिंहराज सिद्धराज ने राज्य को विस्तार करके महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की। चौहान वंश की स्थापना तो बसदेव ने की थी, लेकिन पहला स्वतंत्र शासक सिद्धराज था। विग्रह राज द्वितीय, उसने भृगुकच्छ में आशापुरी देवी मंदिर का निर्माण कराया। उसके बाद अजय राज द्वितीय, यह एक महान निर्माता था। इसने अजमेर नगर की स्थापना की, इसे चौहान वंश का राजधानी बनाया। उसने परमारों को हराया और उसकी राजधानी उज्जैनों पर अधिकार कर लिया। उसका पुत्र अर्नोराज था, जिसने अजमेर के पास सुल्तान महमूद की सेना को पराजित किया था। विग्रह राज चतुर्थ विसल देव 1150 से 64, यह चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। इसकी सबसे बड़ी सफलता तोमरों की स्वाधीनता समाप्त करके उन्हें अपना सामंत बनाना था। इसने
हरिकेल नामक एक संस्कृत नाटक की रचना की थी। इस नाटक का कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद की दीवारों पर उत्कीर्ण किए गए थे। इनका दरबारी कवि सोमदेव था, जिसने ललित विग्रहराज नामक एक ग्रंथ की रचना की थी। उसके बाद आए पृथ्वीराज तृतीय, जिनको कि पृथ्वीराज चौहान कहा जाता है। 1178 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय शासक बने, जो कि इतिहास में बहुत ही प्रसिद्ध है। लोक कथाओं में इन्हें राय पिथौरा कहा जाता है। पृथ्वीराज चौहान का चंदेल शासक परमार्थ देव से भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें परमार्थ देव ने सेनानायक अल्लाउदल बहुत वीरता से लड़े। तराइन का युद्ध, तराइन अथवा तारवारी वर्तमान में हरियाणा के करनाल जिले में स्थित यह क्षेत्र मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच भीषण युद्ध हुआ। 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, उसमें गोरी पराजित हुआ। 1192 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच तराइन का दूसरा युद्ध हुआ। इसमें पृथ्वीराज पराजित हुआ, उसे बंदी बनाया गया और कुछ समय बाद उसकी हत्या कर दी गई। चंद्रवरदाई इन्हीं के दरबारी कवि थे। इन्होंने पृथ्वीराज रासो नामक एक अपभ्रंश महाकाव्य लिखा। जया नायक भी इन्हीं के दरबार से संबंधित थे, जिन्होंने पृथ्वीराज विजय नामक संस्कृत काव्य की रचना की। जयचंद्र का हम्मीर महाकाव्य भी प्रसिद्ध है, जो चौहान वंश के बारे में विस्तृत जानकारी देता है। पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद मोहम्मद गोरी ने अजमेर और दिल्ली की विजय की। बाद में पृथ्वीराज का युवा बेटा गोविंद को अजमेर में अपने प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया, लेकिन कुछ समय बाद उसके चाचा और पृथ्वीराज चौहान के भाई हरिराज ने अजमेर पर कब्जा कर लिया और दिल्ली के सुल्तानों के खिलाफ शत्रुता की नीति जारी रखी। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर पर आक्रमण किया, हरिराज को उखाड़ फेंका। उसके बाद आया गढ़वाल वंश। 11वीं शताब्दी के अंत में कन्नौज पर लगभग 100 वर्ष तक शासन किया। इसके पूर्व गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। स्थापना चंद्रदेव 1090 में क्या चंद्रदेव ने गढ़वाल वंश की स्थापना की। उन्होंने दिल्ली के प्रतिहार एवं राष्ट्रकूटों दोनों का विलय अपने राज्य में किया। उनके पुत्र मदन पाल को तुर्कों और आक्रमणकारियों ने कन्नौज पर आक्रमण करके बंदी बना लिया था और उसके पुत्र गोविंद चंद्र ने उसको छुड़ाया था। गोविंद चंद्र इन्होंने रूल किया 1114 से 1155। उसने पालों से मगध जीता। गोविंद चंद्र खुद साहित्य प्रेमी था। उसके लेखों में उसे विविध विद्या विचार वाचस्पति कहा गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट राजा आए, गोविंद चंद्र का युद्ध मंत्री लक्ष्मीधर स्वयं भी बड़ा साहित्यकार था। उसने कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ की रचना की। राजा जयचंद्र 1171 से 1194 इस वंश का अंतिम शक्तिशाली राजा था। उसका समकालीन दिल्ली व अजमेर का चौहान नरेश पृथ्वीराज तृतीय था। कुछ पुस्तकों के अनुसार जयचंद्र की पुत्री संयोगिता का अपहरण पृथ्वीराज तृतीय ने किया था। जयचंद्र के दरबार में संस्कृत के प्रसिद्ध कवि श्रीहर्ष थे, जिन्होंने नैषध चरित्र और खंडन काव्य की रचना की। जयचंद्र ने अपनी विजय के उपलक्ष्य में राजसूय यज्ञ भी किया था। 1194 ईस्वी के आसपास में कन्नौज शहर पर मोहम्मद गोरी ने हमला किया। ऐसा माना जाता है कि जयचंद्र को चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया और बाद में गंगा में बहा दिया गया था। उसके बाद जो है सो इसको यहीं ख़त्म करते हैं। इसके बाद शुरू हो जाएगा आपको जो है सो दक्षिण भारत। इसमें पल्लव वंश वगैरह जो है सो डील करेंगे। तो ये आपका जो था सो एक सेक्शन तकरीबन जो है सो ख़त्म हो गया 2 पार्ट में।